बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 7.1 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 7.1 में हमने पेज नंबर 221 पे क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 5 के दो हिस्से थे। उसने आपसे कहा था कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं 2, 3, 5, 7 से। वो मैं आपको करा चुका हूँ लास्ट सेशन में। उसके बाद फिर कहते हैं कि तमाम वही केसेस हैं कि नो डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन वंस इन ईच नंबर, व्हाट विल बी द नंबर्स इफ द गिवन डिजिट्स आर 2, 3, 5, 0। पिछली दफा उसने 2, 3, 5, 7 दिया था, अब उसने 2, 3, 5, 0 दिया है। उसके बाद उसने कहा कि उन नंबर्स के सैंपल्स भी बनाइए। एक हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है इस तरह से कि रिपीटेशन हमें अलाउ नहीं की गई। तो इस सीट को फिल करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं, मैं यहाँ पर क्या क्या फिल कर सकता हूँ। यहाँ मैं 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, लेकिन 0 नहीं रख सकता। बिकॉज 0 स्टार्टिंग डिजिट अगर होता है जैसे 0, 2, 3, 5, तो दिस वुड नॉट कंसीडर्ड एज अ 4 डिजिट नंबर बिकॉज स्टार्टिंग डिजिट मस्ट बी नॉन जीरो, इट्स अ 3 डिजिट नंबर। ये क्या माना जाएगा? 3 डिजिट नंबर माना जाएगा, एक 4 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा क्योंकि स्टार्टिंग डिजिट मस्ट बी नॉन जीरो। स्टार्ट में 0 नहीं आ सकता। तो आई हैव गॉट 3 ऑप्शंस अवेलेबल टू फिल द फर्स्ट सीट। 2 इसमें रख सकता हूं मैं, 3 रख सकता हूं या 5 रख सकता हूं। तो n1 क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शंस अवेलेबल। व्हाट अबाउट दिस? इसमें फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? वाज़ेह है कि मैंने एक ऑप्शन यूज कर लिया, लाइक मैंने 5 इस्तेमाल कर लिया। नाउ हाउ मेनी ऑप्शंस आर लेफ्ट टू फिल दिस ब्लॉक? मैं यहाँ 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ, बस वो नहीं रख सकता जो मैंने यहाँ रखा। तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने रह गए? 3। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड सीट? तीसरी सीट को फिल करने के लिए मेरे पास मतलब मैंने 0 भी इस्तेमाल कर लिया। तो आई हैव गॉट 2 ऑप्शंस अवेलेबल to fill the third seat and I have just one option available to fill the last seat। आखिरी सीट को भरने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाएगा। तो नंबर्स है हमारे पास 2, 3, 5, 0, 2, 3, 5, 0। बस लिमिटेशन क्या थी कि स्टार्टिंग डिजिट मस्ट बी नॉन जीरो। तो इसके लिए जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से थे? 2 था, 3 था और 5 था। चलें टोटल वेज निकालते हैं। इसके टोटल वेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n1, n2 और n3, n4 को सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3, 3, 2, 1, 3 3 सा 9, 9 2 सा 18। तो इसके लिए 18 वेज होंगे जिससे आप ये 2, 3, 5, 0 की मदद से एक 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं। 2, 3, 5, 0। अब हम वो 4 डिजिट नंबर बनाकर देखते हैं। 2, 3, 5, 0, 2, 3, 5, 0। टू 3, 5, 0। अब जाहिर है 0 से तो नंबर स्टार्ट नहीं हो सकता, तो 2, 3, 5 से ही नंबर स्टार्ट होंगे। 4 डिजिट नंबर बनाना है ना। 2, 3, 5, 0, 3, 2, 5, 0, 5, 2, 3, 0, 2, 3, 5, 0, 2, 5, 0, 3, 2, 0, 3, 5, 3, 2, 0, 5, 3, 5, 0, 2, 3, 0, 2, 5, 5, 2, 0, 3, 5, 3, 0, 2, 5, 0, 2, 3, 2, 3, 5, 0, 2, 3, 0, 5, 2, 5, 0, 3, 2, 5, 3, 2, 2, 5, 3, 0, 2, 0, 3, 5, 2, 0, 5, 3, 3, 2, 0, 5, 3, 2, 5,
0, 3502, 3520, 3025, 3052, 5203, 5230, 5302, 5320, 5023, 5032। तो देखिए 18 वेज होने चाहिए। तो ये एक नंबर बना 2350, ये वाला नंबर कौन सा बना 2305, ये नंबर कौन सा बना 2503, 2503, ये नंबर कौन सा बना 2530, 2035, ये नंबर कौन सा बना 2053, ये नंबर कौन सा बना 23205, ये नंबर कौन सा बना 3250, ये नंबर कौन सा बना 3502, ये नंबर कौन सा बना 3520, 3025, 3052, 5203, 5230, 5302, 5320, 5023, 5032। ये सारे डिफरेंट या डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, ठीक है। 2350, 2305, 2503, 2530, हर नंबर दूसरे नंबर से क्या है डिफरेंट है। और नंबर्स काउंट करेंगे 18 होने चाहिए, जो अभी आपने कहा था कि देयर शुड बी 18 नंबर्स। 18 तरह के सैंपल्स बन सकते हैं इन नंबर से। तो काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 डिफरेंट सैंपल्स बन सकते हैं, डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखें, आसान सा सवाल है। How many natural numbers each having 3 different digits can be formed with the digits 0 2 3 5 8 9? 0 2 3 0 2 3 5 8 9 5 8 9 0 2 3 5 8 9 से एक 3 डिजिट नंबर बनाना है इस तरह से कि none of the digit is repeated। पहले पार्ट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि रिपीटेशन इज अलाउड। वो 3 डिजिट नंबर बनाने, लेकिन इस मर्तबा हम आपको रिपीटेशन अलाउ कर रहे हैं। तो बताएं, इसमें 0 नहीं आ सकता, बाकी सब आ सकता है। तो n1 कितने वेज हैं इसको फिल करने के लिए? 0 नहीं आ सकता, बाकी 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 8 9 1 2 3 4 5 ऑप्शंस अवेलेबल टू फिल इट। अब n2 कितना आएगा? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जो आपने यहाँ यूज कर लिया वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन आपने 2 इस्तेमाल कर लिया तो अब 2 ऑप्शन लिस्ट में आपके पास कम हो चुका है, ठीक है। मसलन अगर आपने 3 इस्तेमाल कर लिया है तो अब 3 ऑप्शन लिस्ट में कट चुका है, आप 3 को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि 3 हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड। तो जो भी डिजिट आपने यूज कर लिया वो अब यहाँ इस्तेमाल, इस जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोई एक डिजिट तो आपने यूज किया होगा, मसलन आपने 9 यूज कर लिया, तो हाउ मेनी ऑप्शंस आर लेफ्ट? 1 2 3 4 5। 5 क्यों? क्योंकि 0 दरमियान में आ सकता है। n3 कितने? मसलन आपने ये नंबर भी यूज कर लिया, हाउ मेनी ऑप्शंस आर लेफ्ट? 1 2 3 4, 4 ऑप्शंस। टोटल वेज कैसे आएंगे? इन सबको मल्टीप्लाई करके n1 n2 n3 सबको मल्टीप्लाई कर लो। 5 5 4, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, तो 100 वेज। अब ऐसा नहीं है कि 100 तरीके उसने निकलवाए हों, पिछली दफ़ा तो 24 वेज थे या 18 वेज थे तो निकालने पड़े थे। इस सवाल में उसने ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कही कि ये 100 सैंपल्स निकाल कर दो।
चलो अब यही सवाल है 0 2 3 5 8 9, इसको फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जाहिर है इसमें भी वो लिमिटेशन है, स्टार्टिंग डिजिट मस्ट बी नॉन जीरो। 1 2 3 4 5 ऑप्शंस एंड 2, हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल टू फिल इट? आपने मसलन 9 इस्तेमाल कर दिया, लेकिन 9 अब अलाउ दोबारा है, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउ है, 9 दोबारा आपको अलाउ कर दिया गया है कि आप यहाँ दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, रिपीटेशन अलाउ कर दी, यानी वंस अ डिजिट हैज बीन यूज्ड, तो ये कटेगा नहीं जिस तरह यहाँ कट रहा था, ये ऑप्शन स्टिल अवेलेबल है टू फिल दिस पोजीशन। तो अब तो 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस हैं, और N3 के लिए भी कितने ऑप्शंस हैं? N3 का मतलब जो इस सीट को फिल करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो भी कितने? 6। टोटल वेज N1 N2 और N3 तीनों को मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 6 इंटू 6, कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 6 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 3 18, 180 वेज। ये था क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब आप देखें पहले क्वेश्चन नंबर 7। In how many ways can a cricket 11 a vice captain and a wicket keeper from amongst themselves? Okay, हमारे पास एक क्रिकेट 11 है, टोटल 11 लोग हैं, 11 लोगों में से ये क्रिकेट 11 मतलब 11 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स में से आपको 3 पोजीशंस पर कुछ अफराद चाहिए। तो पहली पोजीशन के लिए आपके पास कितने लोग अवेलेबल हैं? पहली पोजीशन के लिए मेरे पास अवेलेबल लोगों की तादाद 11 है। ए बी सी, मेरे पास कितने प्लेयर्स हैं? 11 प्लेयर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है, के तक मेरे पास कितने प्लेयर्स हो जाएंगे? 11 प्लेयर्स। अब मैं चाहूँ तो यहाँ ए को फिल कर दूँ, बी को रख दूँ, सी को रख दूँ। पहली पोजीशन किसके लिए है? पहली पोजीशन है कैप्टन के लिए, दूसरी पोजीशन है किसके लिए? वाइस कैप्टन के लिए, और तीसरी पोजीशन है किसके लिए? विकेट कीपर के लिए। तो मैं अपने पास 11 प्लेयर्स अवेलेबल देखता हूं टू फिल दिस पोजीशन, तो आई हैव गॉट 11 प्लेयर्स अवेलेबल टू फिल इट। व्हाट अबाउट N2? इसको फिल करने के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन रह जाएंगे? 10, और इसको फिल करने के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन रह जाएंगे? 9। तो टोटल वेज कैसे आएंगे? N1 इंटू N2 इंटू N3, 11 10 9, मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 9 11 से 99, 99 मल्टीप्लाई बाय 10, 990 वेज। अच्छा, अब ये बात बहुत तवज्जो से, बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है कि इस सवाल को सॉल्व करने का हमारे पास एक और मेथड भी है, एक ऑल्टरनेट मेथड है। इस ऑल्टरनेट मेथड में इसको कहते हैं हम परमुटेशन। परमुटेशन में पोजीशन इज इंपॉर्टेंट, पोजीशन इज इंपॉर्टेंट। क्या मतलब पोजीशन इज इंपॉर्टेंट? मतलब ए बी का वो मतलब नहीं है जो बी ए का है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये 3 पोजीशंस हैं, कैप्टन, वाइस कैप्टन और विकेट कीपर, और मैं सिलेक्शन इस तरह करता हूं कि मैंने डी यहां रखा, ई यहां रखा, एफ यहां रखा, तो डी ई एफ इज नॉट सेम एज ई एफ डी, इज नॉट सेम एज एफ ई डी। क्यों? रीजन ये है कि यहाँ डी की पोजीशन कैप्टन की है, यहाँ ई की पोजीशन कैप्टन की है, या एफ की पोजीशन कैप्टन की है, यहाँ ई वाइस कैप्टन है, यहाँ एफ वाइस कैप्टन है, और यहाँ ई वाइस कैप्टन है। तो यहाँ डी ई एफ इज नॉट सेम एज ई एफ डी, नॉट सेम एज एफ ई डी। तो हमेशा याद रखो कि जब भी पोजीशन इंपॉर्टेंट होगी, व्हेनेवर द पोजीशन इज इंपॉर्टेंट, तो दिस इज द केस ऑफ परमुटेशन। इससे पहले हम जितने सवालात कर रहे थे आपने परमुटेशन के नाम से नहीं पढ़े थे, लेकिन अब आप इस टर्म से फेमिलियर हो जाइए।
परमुटेशन का मतलब क्या है कि ऐसी अरेंजमेंट जिसमें ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके लिए अगर हमारे पास एक सपोज करें ग्रुप है 11 प्लेयर्स का, ग्रुप ऑफ n पीपल, और इसमें से आपने पिक करने हैं, सिलेक्ट करने हैं r, इस तरह से कि पोजीशन इज इंपॉर्टेंट, इस तरह पिक करने हैं कि पोजीशन इंपॉर्टेंट हो, यानी ए बी इज नॉट सेम एज बी ए हो। तो ऐसी सूरत में हम फॉर्मूला यूज करते हैं एन पी आर का, एंड द फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है। मेथड 2, इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए आप यूं भी कर सकते थे कि आपने सोचा कि मेरे पास 11 प्लेयर हैं और 11 प्लेयर में से मुझे 3 प्लेयर्स इस तरह पिक करने हैं कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। सिंस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट का मतलब सिंस पोजीशंस आर फिल्ड, क्योंकि पोजीशंस फिल्ड हो रही हैं, तो अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे? एन पी आर कैलकुलेट करेंगे। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n कितना है? 9, सॉरी n कितना है? 11। तो n की जगह हमने क्या पुट किया? 11। p r की जगह हमने क्या पुट किया? 3। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 3 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना रह जाएगा? 8, 8 9 10 11, 8 फैक्टोरियल। और ये कितना आएगा? 11p3। कैलकुलेट करके देख लें, यही आंसर आना चाहिए। इलेवन शिफ्ट मल्टीप्लाई 3, देखिए 990। 11p3 कैसे निकालते हैं? आप लिखते हैं 11, फिर क्या करेंगे? शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई का निशान प्रेस करेंगे और फिर p आ जाएगा, शिफ्ट p3 990। या वैसे निकालना चाहें 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल शिफ्ट x इनवर्स, तो भी क्या आ जाएगा? 990 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। सवाल नंबर 8 में हमसे कहा जाता है देयर आर 5 कॉम्पिटिटर्स फॉर अ प्राइज इन अ हाई जंप, 8 फॉर द प्राइज इन 100 मीटर रेस, 7 फॉर अ प्राइज इन स्लो साइकिलिंग। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज इट मे बी पॉसिबल टू अवॉर्ड दीज प्राइजेस। अच्छा, अब एक का ताल्लुक दूसरे से नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर हम कहें कि ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है और एक ये अलग चीज़ है। ये है हमारे पास पोजीशंस किसके लिए? 8 कॉम्पिटिटर्स फॉर प्राइज इन हाई जंप। ये हाई जंप के लिए, हाई जंप के लिए 8 कॉम्पिटिटर्स हैं, पोजीशन एक को मिलेगी। ऑप्शंस हमारे पास कितने हैं? 5, ये हम N1 कह देते हैं। यानी इस सीट को फिल करने के लिए मेरे पास 5 पोजीशंस हैं। इस सीट का इस सीट से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, N2। इसके लिए दूसरी कैटेगरी हमारे पास है 8 फॉर प्राइज इन 100 मीटर रेस। रेस वाले वो कितने हैं? 8 हैं। हो सकता है कि जो हाई जंप में पार्टिसिपेट कर रहा हो वो इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा हो, ये मुमकिन है, लेकिन इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये अलग लिस्ट है, ये एक अलग लिस्ट है। तो 8 कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 7 फॉर प्राइज इन स्लो साइकिलिंग। स्लो साइकिलिंग के लिए हमारे पास 7 प्लेयर्स हैं, N3 7। कितने वेज हैं पोजीशन को अवॉर्ड करने के लिए? तो टोटल वेज कैसे हम निकालेंगे? टोटल वेज वही N1 N2 और N3 को मल्टीप्लाई करके। तो N1 कितना? 5, N2 कितना? 8, N3 कितना? 7। कितना हो जाएगा ये? 8 5 40 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 4 28, 280।
280 ways। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। सवाल नंबर 9 में हमसे क्या कहते हैं? कहते हैं अ जेंटलमैन हैज 6 स्पेयर रूम्स फॉर गेस्ट। 6 रूम है गेस्ट के लिए। इन हाउ मेनी वेज कैन ही अकोमोडेट 3 गेस्ट। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, तकरीबन वही सवाल है ये। हमारे पास 6 रूम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 रूम्स हैं और लोग कितने हैं, गेस्ट कितने हैं, 3 हैं। तो ये पर्सन ए, ये पर्सन बी और ये पर्सन सी। तो इस पर्सन ए के पास पर्सन ए और पर्सन बी और पर्सन सी, अच्छा, ईच इन सेपरेट रूम, सबको अलग अलग रूम्स देने। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के पास कितने ऑप्शंस हैं, N1 का मतलब क्या है, ऑप्शंस अवेलेबल टू पर्सन ए, ऑप्शंस अवेलेबल टू फर्स्ट पर्सन। कितने ऑप्शंस हैं, 6 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस अवेलेबल टू सेकंड पर्सन, कितने हो जाएंगे, 5। ऑप्शंस अवेलेबल टू थर्ड पोजीशन, थर्ड पर्सन, नॉट पोजीशन, थर्ड पर्सन, 4। टोटल वेज कैसे निकालेंगे, N1 N2 और N3 को मल्टीप्लाई करके। तो N1 कितना है 6, N2 कितना है 5, ये कितना है 4। 6 5 30, 30 इंटू 4, 4 3 12, 120 वेज। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सवाल नंबर 10 में हमसे कहते हैं देयर आर 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ऑन अ टेस्ट। हमारे पास 6 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, इसके कोई सवाल होगा और इसके 2 ऑप्शंस होंगे, ट्रू या फॉल्स। इसी तरह सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 भी लिखा होगा और इसके भी 2 ऑप्शन होंगे, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, 6 सवालात हैं और 6 ऑप्शंस, 6 सवालात हैं और 6 के 6 जो हैं वो आपके पास ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब सवाल में हमसे कहते हैं इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दीज 6 क्वेश्चंस बी आंसर्ड। अगर मैं इसको N1 कहूं तो इसमें ऑप्शन चूज या तो मैं इसको कर सकता हूं या ऑप्शन में इसको चूज कर सकता हूं। तो आई हैव गॉट 2 ऑप्शंस अवेलेबल टू मार्क द फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली I have 2 options available to mark the second question, 2 options available to mark the third question, N4, N5, N6, सबके लिए मेरे पास कितने कितने ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं। तो टोटल वेज कैसे निकाले जाएंगे, टोटल वेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, N1, N2, N3, N4, N5 और N6 सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 2 2 2 2 2 की पावर कितनी हो गई, 6 हो जाएगी। 2 2 4, 4 2 8, 16, 32, 64, 64 डिफरेंट वेज। अगले सवाल में देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहते हैं इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज में 2 फेयर डाइस कम अप। डाइस आपने देखा होगा, जो आप लूडो खेलते हुए आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये डाइस है और ये पेयर ऑफ डाइस है। पेयर ऑफ डाइस का मतलब क्या है कि इसमें 2 डाइस हैं। तो ये बताओ, अच्छा, और ये फेयर है, फेयर का क्या मतलब है, फेयर डाइस या अनबायस्ड डाइस। इसका मतलब ये है कि सबके आने का जो चांस है ना, अगर हम डाइस को फेंकते हैं तो 1 आने का चांस उतना ही है जितना 6 आने का चांस है, 4 आने का उतना ही चांस है जितना 3 आने का चांस है। ठीक है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी ही हो, यानी नंबर्स जो अपीयर हो डाइस फेंकने पर, थ्रो करने पर, उन सब की प्रोबेबिलिटी, उन सब का जो इम्कान है वो एक ही जैसा, उसको कहते हैं फेयर डाइस। डाइस किसी तरफ से घिसा हुआ ना हो, खराब ना हो कि उस पर 6 बहुत आते हो या उस पर 1 बहुत आते हो, ऐसा नहीं हो, डाइस फेयर हो। तो
कितने पॉसिबल इसके सैंपल्स बन सकते हैं? तो देखें कितने, क्योंकि बात हो रही है पेयर ऑफ डाइस की, इसलिए आपके सामने जो डायग्राम बनी हुई है वो पेयर ऑफ डाइस की है। तो क्या क्या आ सकता है? अब आप सोचें कि अगर मैं एक डाइस फेंकता हूं तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 1 आ सकता है, या 1 के साथ 2 आ सकता है, या 1 के साथ 3 आ सकता है, या 1 के साथ 4 आ सकता है, या 1 के साथ 5 आ सकता है, या 1 के साथ 6 आ सकता है। या ऐसा हो सकता है कि पहले डाइस पर 2 आ जाए, दूसरे पे 1, पहले डाइस पर 2, दूसरे पे 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, या पहले डाइस पे 3, दूसरे डाइस पर 1 आ जाए, पहले डाइस पर 3, दूसरे पर 2 आ जाए, 3 3, 3 4, 3 5, या 3 6। इसी तरह 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, या 5 6 आ सकता है, या 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, या 6 6 आ सकता है। अगर हम सोचें वैसे भी अगर एमसीक्यूज में सवाल आता है तो जाहिर है आपसे सैंपल्स तो नहीं पूछा जाएगा, या सैंपल स्पेस तो रिक्वायर्ड नहीं होगा, इसको सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस, यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब नताइज। अगर आप पेयर ऑफ डाइस को फेंकेंगे लूडो के ऊपर तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? कि दोनों डाइस पर 1 आ जाए, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4, पहले पे 4, दूसरे पे 4, पहले पे 5, दूसरे पे 3, इस तरह से पहले पे 6, दूसरे पे 6। कितने सैंपल्स बन सकते हैं? N1 6 पोजीशंस, क्योंकि एक डाइस इसके ऊपर 6 फेस आ सकते हैं, N1 कह दें, इसके ऊपर भी 6 फेस आ सकते हैं, तो N2 भी कितना होगा? 6। तो टोटल वेस कैसे निकाले जाएंगे? N1 मल्टीप्लाई बाय N2 करके, यानी 6 इंटू 6 36 आउटकम्स होंगे। और उसने कहा था क्योंकि कि 36 आउटकम की लिस्ट बनाओ, तो मैंने 36 आउटकम्स की लिस्ट बनाई। एमसीक्यूज के लिए एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स if 3 dice are rolled and thrown equals कितने होंगे? तो अब पहला 6 ऑप्शन, दूसरे डाइस के लिए भी 6 ऑप्शन, तीसरे डाइस के लिए भी 6 ऑप्शन, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना? 216 वेज। तो ये एमसीक्यूज के लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने कहा कि हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 4 5। नंबर्स हमारे पास हैं 0 2 3 4 5, 0 2 3 4 5 6, लाइंग बिटवीन 10 एंड 1000। 10 से लेकर 1000 तक कितने नंबर हैं जो इससे बनाए जा सकते हैं? अब सवाल में ये डिफाइन नहीं है कि रिपीटेशन अलाउ है या अलाउ नहीं है, तो हम दोनों से कर लेते हैं कि व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, अगर रिपीटेशन हमें अलाउ कर दी जाती है तो उस सूरत में क्या होगा, और अलाउ नहीं की जाती तो क्या होगा। तो अब देखें बात यह है कि इसमें 2 डिजिट्स नंबर भी होंगे और 3 डिजिट्स नंबर भी होंगे, 10 से लेकर 1000 तक। तो पहले तो हम टोटल 2 डिजिट नंबर्स निकालते हैं, टोटल 2 डिजिट नंबर्स,
टू डिजिट नंबर्स इसमें कितने बन सकते हैं? टू डिजिट नंबर का मतलब यहां पर क्या क्या आ सकता है? यहां पर आ सकता है आपके पास 2, ठीक है, और क्या आ सकता है 3, और क्या आ सकता है 4, और क्या आ सकता है 5, और क्या आ सकता है 6। जीरो अलाउ नहीं है। तो फर्स्ट ब्लॉक कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 1 2 3 4 5 वेज। और इसमें फिल करने के लिए आपके पास क्या है? इसमें सब आप फिल कर सकते हैं। तो जब आप सब फिल कर सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 के 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये बन गए 5 6 30 टू डिजिट नंबर्स। 30 बनेंगे टू डिजिट नंबर्स, और टोटल अगर 3 डिजिट नंबर्स निकाले जाएं, 3 डिजिट नंबर्स, तो 3 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे? देखें, अगर आपके पास एक 3 डिजिट नंबर है तो इसमें फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? इसमें हम 1 2 3 4 5 ऑप्शंस फिल कर सकते हैं। अगले वाले में पूरे 6, और उससे अगले वाले में फिर पूरे 6। तो कितना आ गया? 5 6 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 3 18, 180, 180। तो टोटल कितने हो गए? इन दोनों को प्लस कर लें, टोटल ये हो जाएंगे 30 होंगे इसमें 2 डिजिट नंबर, और 180 होंगे इसमें 3 डिजिट नंबर, मिलाकर 210 नंबर्स बनेंगे। सही है, 210 वेज। यही सवाल अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड के साथ होता है। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो टोटल कितने 2 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं? 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं? पहले के लिए वही 5 ऑप्शन, लेकिन अगले वाले के लिए एक ऑप्शन जाहिर है कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? रीजन क्या होगी? क्योंकि एक डिजिट आपने यहाँ यूज कर लिया होगा। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन होंगे। यह आ जाएगा 5 5 से कितना? 25 वेज। टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं? 3 डिजिट नंबर्स, पहले में ऑप्शंस की तादाद कितनी होगी? 5, क्योंकि जीरो अलाउ नहीं है। दूसरे में कितने ऑप्शंस होंगे? एक डिजिट आपने यूज कर लिया, लाइक आपने 6 यूज कर लिया, तो हाउ मेनी ऑप्शंस आर लेफ्ट? 1 2 3 4 5, अगेन 5, और तीसरे में कितने? 4। 5 5 25, 25 4 100। टोटल कितने हो जाएंगे ये? 25 टू डिजिट नंबर, 100 3 डिजिट नंबर, टोटल 125 वेज।